नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यू पैटर्न में एसएससी जीडी ने अपने पैटर्न में जो चेंज किया है उसमें 0.5 नंबर की माइनस मार्किंग भी है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का अपना एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयलेपला दर्रा। दोस्तों, ये सिक्किम में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और दोस्तों, अगर बात करें हम सिक्किम की, तो सिक्किम में जयलेपला और नाथुला, दोस्तों नाथुला, जयलेपला और नाथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों कराकोरम, कराकोरम, पीर पंजाल, पीर पंजाल, बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला। तो दोस्तों, कराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल और जोजिला ये दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दोस्तों माना, माना दर्रा, नीत दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये दर्रा उत्तराखंड में है। और उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि सिपकिला, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपकिला, रोहतांग, रोहतांग और बड़ा लाचा। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्किम होगा। और हमने आपको ऑप्शन में जो हमारे प्रदेश दिए हुए हैं इनमें कौन से दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा में, हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञान की किस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है। हमारे ऑप्शन है एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग अपने आंसर लगा लीजिएगा। हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पोमोलॉजी। दोस्तों, अगर पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी की बात करें तो इसमें दोस्तों पुष्पों का, एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवालों का, शैवालों का, फाइकोलॉजी में शैवालों का। और दोस्तों, अगर माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में दोस्तों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। और फलों का अध्ययन दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का और माइकोलॉजी में कवकों का, एंथोलॉजी में पुष्पों का दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों कि अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों, ये जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें अस्मक जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी। हमारे ऑप्शन है महिष्मती, ऑप्शन 2 हाटक, ऑप्शन 3 है शक्तिमती और ऑप्शन 4 है पोटली। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोटली। अस्मक की राजधानी दोस्तों पोटली थी, अस्मक जो महाजनपद था। और दोस्तों, ये जो अस्मक महाजनपद था ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये अस्मक था। बाकी दोस्तों जितने भी ये 15 महाजनपद और थे, टोटल महाजनपद 16 थे, लेकिन जो 15 थे वो सभी उत्तर भारत के थे। तो दोस्तों, अगर बात करें तो ये महिष्मती जो थी, ये महिष्मती दोस्तों ये राजधानी थी दक्षिणी अवंत की। दक्षिणी अवंत की दोस्तों राजधानी महिष्मती थी। अवंती ये महाजनपद था और इसमें दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। और उत्तरी अवंत की राजधानी दोस्तों उज्जैनी, उज्जैनी दोस्तों, उज्जैनी राजधानी उत्तरी अवंत की थी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। और दोस्तों, अगर बात करें हम हाटक की, तो हमारा एक महाजनपद था कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी दोस्तों हाटक थी। और शक्तिमती की बात करें तो चेद महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। दोस्तों, ये 16 महाजनपदों से राजधानियाँ पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन थी दोस्तों। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, तो इसकी राजधानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये है
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची जो है उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। हमारे ऑप्शन है 14, 18, 16, 22। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14। दोस्तों संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और अगर वर्तमान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान में है। और दोस्तों ये 14 भाषाएं संविधान के लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। और अगर बात करें तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वां संविधान संशोधन दोस्तों 1967 में हुआ था। इसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 71वें, उसके बाद दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। दोस्तों ये 3 भाषाएं कौन थी? तो ये नमक, दोस्तों नमक, ना से हमारा हो जाएगा नेपाली, ना से नेपाली, माँ से दोस्तों मणिपुरी, माँ से मणिपुरी, और का से कोंकणी। ये दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो हमारी कुल भाषाएं हो गई 18। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, उसके बाद दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 92वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 में हुआ। 2003 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो दोस्तों ये कौन सी थी? बोडमास या दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, इससे भी याद कर सकते हैं दोस्तों MDSB, एम से हो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ये हमारी ट्रिक है। और इसके द्वारा दोस्तों जोड़ी गई, एम से हो जाएगा मैथिली, बी से हो जाएगा दोस्तों बोडो, और एस से हो जाएगा संथाली, और ये दोस्तों बी है, इससे डी दोस्तों इससे हमारा हो जाएगा डोंगरी। तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों ये हमारी कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं संविधान में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आहार में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आहार में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर विटामिन सी की बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है दोस्तों विटामिन सी का। और दोस्तों ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इनके रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग। और अगर विटामिन ए की बात करें तो आप विटामिन ए के बारे में जानते हैं दोस्तों। विटामिन ए को दोस्तों रेटिनाल, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें विटामिन बी की, तो दोस्तों इसमें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी12 का तो साइनोकोबालामीन। और दोस्तों इसमें साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट भी पाया जाता है। उसके बाद अगला हमारा है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम विटामिन की, तो विटामिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। और हमारे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी, और सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे। दोस्तों ये पंडित बिरजू महाराज जो थे ये किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों कथक, कथकली, भरतनाट्यम, यक्षगान। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथक। दोस्तों ये कथक जो है इससे पंडित बिरजू महाराज जुड़े हुए थे। और ये कथक दोस्तों उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ये कथक है। और अगर बात करें दोस्तों ये कथकली की, तो ये दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कर्नाटक का यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। और ये हमारे शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कितने हैं? तो 8 हैं।
8 कुल हमारे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्यौहार में बैलों को वश में किया जाता है। दोस्तों ये बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है तमिलनाडु के किस त्यौहार में। हमारे ऑप्शन है ओणम, पोंगल, सरहुल, पिंडवानी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। दोस्तों पोंगल ये तमिलनाडु का त्यौहार है और इसमें बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है। और अगर बात करें हम लोग ओणम की, तो ओणम आप जानते हैं दोस्तों ये केरल का त्यौहार है। केरल का त्यौहार है ओणम। और उसके बाद अगर बात करें सरहुल, तो ये दोस्तों झारखंड का त्यौहार है। झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। और पिंडवानी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। दोस्तों ये पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हमारे ऑप्शन है तृतीय, प्रथम, द्वितीय, पंचम। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। दोस्तों इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेगस्थनीज एक राजदूत था। दोस्तों ये मेगस्थनीज एक राजदूत था। आप जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और ये दोस्तों किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मेगस्थनीज दोस्तों ये किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। और ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। महान सिकंदर का दोस्तों सेनापति था। और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक एक राजदूत भेजा था। और दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक दोस्तों मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये कौन था दोस्तों, मेगस्थनीज कौन था या सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है ये यूनानी था, अरब था, चीनी था, फारसी था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनानी था। दोस्तों ये मेगस्थनीज जो था ये यूनानी था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि 14 नवंबर बाल दिवस के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाया जाता है, पूछा गया है किसके सम्मान के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चार्ली चैपलिन। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी के सम्मान में दोस्तों 2 अक्टूबर। और सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी। तो 2 अक्टूबर दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के सम्मान में। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में दोस्तों ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है दोस्तों निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, हमारे ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने आंसर लगाकर स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कर्नाटक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये हमारे भारतीय संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का समूह क्या है। इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 5 से 11 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों अगर हम बात करें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, तो ये दोस्तों हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ाया था कि नागरिकता हम पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक भी हम
चर्चा कर चुके हैं विस्तृत तरीके से। इसमें अपने आपको बताया था दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट के बारे में इसमें बताया गया है। फंडामेंटल राइट का उल्लेख हमारा संविधान में 12 से 35 तक है। और दोस्तों ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम अनुच्छेद 36 से 51, तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 36 डीपीएसपी का उल्लेख है दोस्तों। डीपीएसपी मतलब दोस्तों कहा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? दोस्तों 11वीं अनुसूची में पूछे गए हैं क्वेश्चन है हमारा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय वर्णित हैं। हमारे ऑप्शन है 22, 24, 29 और 32। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 विषय। 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषय हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों ये 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई हमारे संविधान में, तो दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें दोस्तों 29 विषयों का उल्लेख है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची दोस्तों, ये 12वीं अनुसूची भी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 1993, तो दोस्तों 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें दोस्तों कुल विषय 18। तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में 29। 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1993 में। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? हमारे ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील। दोस्तों ब्रिक्स की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, चीन ने की। ब्रिक्स 2022 दोस्तों, ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो चीन ने की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि अमेरिकन ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकन ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? और हमारे ऑप्शन है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन है एशले बार्टी, रेबेकिना, इगा स्विएटेक और सिमोना हालेप। दोस्तों अमेरिकन ओपन की बात करें तो अमेरिकन ओपन में महिला वर्ग का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों इगा स्विएटेक बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, और ये इगा स्विएटेक किस देश की दोस्तों रहने वाली है? तो पोलैंड की रहने वाली हैं दोस्तों इगा स्विएटेक। और सिमोना हालेप दोस्तों ये जापान की रहने वाली हैं, सिमोना हालेप। रेबेकिना दोस्तों प्रथम एशियाई हैं, बहुत ध्यान से देखना। और ये रेबेकिना ने दोस्तों विंबलडन में महिला वर्ग का खिताब जीता था। रेबेकिना विंबलडन जो 2022 में हुआ, इसका खिताब रेबेकिना ने जीता। और ये दोस्तों कजाकिस्तान की प्रथम एशियाई हैं दोस्तों, कजाकिस्तान। और एशले बार्टी दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। और एशले बार्टी ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इगा स्विएटेक। और इगा स्विएटेक दोस्तों पोलैंड की निवासी हैं। और दोस्तों एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया है और इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और रेबेकिना ये दोस्तों प्रथम एशियाई हैं और इन्होंने दोस्तों विंबलडन का महिला वर्ग का खिताब जीता था और ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है यूएसए, इंडिया और ईरान। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा ईरान। दोस्तों I2U2 में शामिल नहीं है। I2U2 में शामिल देश कौन से हैं? तो यूएसए शामिल है, यूएई शामिल है, इंडिया शामिल है। और दोस्तों ये ईरान की जगह पर हमारा इजराइल हो जाएगा। इजराइल I2U2 में शामिल देश है इजराइल, ईरान शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। ये राष्ट्रीय डुगोंग दोस्तों ये समुद्री गाय को कहा जाता है, समुद्री गाय को डुगोंग कहा जाता है। तो राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र किस भारतीय राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है हाल में हुई मोरबी पुल दुर्घटना किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में हुई मोरबी पुल दुर्घटना किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात,
बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये दुर्घटना दोस्तों हुई थी गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये मोरबी पुल दुर्घटना गुजरात राज्य में हुई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोरबी में, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।